जरा सोचिए, अगर आपकी हड्डियों में दर्द देने लगे, जोड़ों में जकड़न आ जाए, सीढ़ियां चढ़ना या जमीन पर बैठना मुश्किल हो जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपनी हड्डियों और सेहत पर तभी ध्यान देते हैं जब तक कोई परेशानी ना हो। स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हड्डियों और जोड़ों की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसे में जरूरत है उनका ध्यान रखना जैसे हम अपनी किसी अन्य बॉडी पार्ट्स का रखते हैं। और आज हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निर्मल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हम अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं, कौन ऐसे आम से जोड़ों की समस्याएं हैं, उनके समाधान क्या हैं और आने वाले दिनों में तकनीकों में इलाज में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर निर्मल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ नक्षत्र में। और हमारे ये प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर निर्मल आपसे यही रहेगा कि आप अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपर्टीज़, अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विशेषज्ञ हूँ। यहाँ रांची में मेडिकल अस्पताल में कार्यरत हूँ और मैं बेसिकली आज आपसे रूबरू हूँ ताकि हड्डी संबंधित जानकारी दे सकूँ। अगर हम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो आज के दौर में सबसे कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी देखने को मिल रही है? अगर हम ओवरऑल बात करें तो हड्डी से संबंधित जोड़ों का दर्द, खास करके पीठ या रीढ़ की हड्डी में दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सबसे आम हैं जो हम ओपीडी बेसिस पे मरीजों में ज़्यादा तौर पे देखते हैं। इसके अलावा कई और छोटी छोटी परेशानियाँ जैसे पैरों में दर्द, तलवे में दर्द होना खास करके, या केवनी के पास दर्द होना, ये सब ओवर यूज सिंड्रोम में आते हैं। तो ये सब अधिकांश तकलीफ जो है हमें अक्सर देखने को ओपीडी में मिलती है। और जितने भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, इनकी वजह क्या रहते हैं? देखिए, एक पार्टिकुलर कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे कॉमन है, जिसमें हम अपने शरीर को ज़्यादा चलाते नहीं या व्यायाम नहीं करते नियमित तौर पे, और गलत पोस्चर में कहूँगा, खास करके जब हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं या हुक्ड हो गए हैं डिजिटल डिवाइसेस को लेके। तो हाल फिलहाल में किसी ने कहा कि जैसे हम आगे भी शायद बात करेंगे एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अभी मेडिकल फील्ड में चर्चा भी होने लगी है। तो ह्यूमंस जो है दे आर हुक्ड टू मशीन नाउ और मशीन्स आर हुक्ड टू लर्निंग। तो ये जस्ट उल्टा फेज आ गया है एक तरीके से। तो हम ज़्यादा वक्त अपना मशीन को दे रहे हैं, जबकि मशीन हमारे बदले सीखने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन शैली में जो बदलाव है वो एक मुख्य कारण है। साथ ही साथ जो हमारा खान पान है, जिसमें हम वैसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो हेल्दी नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर बहुत ज़्यादा वसा या फैट युक्त जो हमारा और जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए वो नहीं लेते। इसके अलावा जैसे गलत आते जैसे धूम्रपान है या फिर शराब का सेवन है, तो इस तरह की चीज़ों से हड्डियाँ और हड्डी से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम कोरोना के टाइम वाले पीरियड को अगर हम देखते हैं तो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो गया है, लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, उससे हमारे पोस्चर पे असर पड़ता है, हमारी हड्डियों पर असर पड़ता है। तो उसमें क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है? जी, ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं समझता हूँ हर दूसरे या तीसरे मरीज को कमर की समस्या जरूर रहती है आज के डेट में। और ख़ास करके जब हमारा अधिकांश समय या तो बैठने में, ऑफिस हो या घर हो या कार हो में ही बीतता है, ट्रैवलिंग में भी, तो ये ज़रूरी हो गया कि हम अपने पोस्चर्स पे खास करके ध्यान दें। तो पोस्चर में जिसे हम कहते हैं प्लम लाइन, तो अगर सीधा अगर साइड से अगर हम किसी भी व्यक्ति के संरचना को देखें, जिसमें हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक सीधी रेखा ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो हमारा जो रीढ़ का बनावट ऐसा है जिसमें कई कर्वेचर्स आते हैं, जो नेचुरल कर्व्स हैं, वो एक फाइनली एक ही लाइन में बिंदु सर से लेकर और आखिरी टेलबोन तक हमारा जाता है। तो जब हम उस चीज़ को मेंटेन करते हैं उसे ही सही पोस्चर कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी हो कि हम जिसे एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, यानी जब हम बैठ रहे हों तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हम सपोर्ट ज़रूर लें। जैसे अभी हम जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं, अगर आर्म रेस्ट हो तो आइडियली ये बेटर होगा। साथ में हमारी ऊंचाई कितनी हो, जिसमें हम जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हों, तो हमारा जो आई साइट है वो भी कंफर्टेबल हो, ताकि गर्दन हम आसानी से अपने ये रखते हुए हम काम कर सकें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहना जो बहुत ज़रूरी होगा यहाँ कि जब भी हम लंबे अंतराल के लिए बैठें तो 20 से 30 मिनट के अंदर एक बार ज़रूर से ज़रूर ब्रेक लें, स्ट्रेच करें, चाहे हम ऐसे बैठे हों, काम के लिए बैठे हों या फिर हम ड्राइविंग कर रहे हों। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है और उसमें स्ट्रेचिंग
जो 1 या 2 मिनट के लिए ही हो सकता है, बहुत कारगर है आपको कई तरह की समस्याओं से बचाए रखने के लिए। जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे जीवन शैली में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गए हैं। पहले के जैसे बच्चे बाहर जाते थे खेलने के लिए, अब उतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। बच्चे लैपटॉप पे ध्यान देते हैं, मोबाइल पर ध्यान देते हैं, तो इनका इफेक्ट हड्डियों पर कितना पड़ता है? जी, ये सही सवाल किया है आपने। ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बढ़ रही है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिजिटल चीज़ों से आप दूरी बना लें, वो संभव नहीं है आज के डेट में। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़रूरी हैं, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो बढ़ते उम्र में उनके हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, उनकी लंबाई बढ़ रही होती है, और ऐसे में अगर वो खेल कूद और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो शारीरिक कसरत, व्यायाम और इस तरह की गतिविधियों में नहीं शामिल होंगे, तो फिर उनके हड्डियाँ मजबूत नहीं रहेंगी। समय से पहले उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और साथ ही साथ उनके पोस्चर्स और बाकी ऐसे और विकृतियाँ आ सकती हैं, जिससे समय से पहले उनको कई तरह की जटिलताएं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और मतलब समय से पहले ही उनको कई और तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। योगा और एक्सरसाइज कितना बेनिफिशियल होता है? देखिए, योगा हमें इस बात को लेके ये होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि योग हमारी देन है। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारत इसका ये रहा है, जनक रहा है। तो योग शुरू से ही काफ़ी उपयोगी है हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए। योग से अगर सिंपल हम बोले हड्डी में, तो इससे जोड़ों का लचीलापन बनाए रखने और मांसपेशियों का ताकत बनाए रखने में काफ़ी ज़रूरी सहायक सिद्ध होता है। ख़ास करके जो ओल्ड एज लोग हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, जो एक्सरसाइजेस बहुत जिम और उस तरह के नहीं कर सकते, तो उनके लिए योग और भी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि न सिर्फ आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, बल्कि आप बैलेंसिंग भी सीखते हैं, जो ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन समस्या है, और सिंपल गिर जाने से कई बार हड्डी चटक जाती है, टूट जाती है। तो योग इन तरीके से काफ़ी कारगर है और लोगों को करना चाहिए हर उम्र के लोग। कितना बेनिफिशियल लगता है? अगर एक्सरसाइज और योग की बात करें तो और जिम को कंपेयर करें तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल क्या देखने को? देखिए, जिम की जब हम बात करें तो 2 कारण से मैं जिम को प्रोत्साहित करूँगा। एक तो ये है कि आपका एक नियमित तौर पे या एक डिसिप्लिन बना रहता है। तो जब आप जिम जाते हैं तो एक अच्छा हैबिट है, और जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जब सुपरवाइज्ड या एक आप बहुत सिलसिलेवार तरीके से करना चाहें, तो उसमें कई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको जिम में मिल सकती हैं। तो जिम जहाँ तक हो जाए अच्छी चीज़ है, उसको मैं प्रोत्साहित करूँगा। अगर खान पान की बात करते हैं तो हड्डियों की मजबूती के लिए डेली डाइट्स में हमें क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? तो इस पे हमें वापस आना होगा कि हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हमारी किस चीज़ से बनी होती हैं। इनकी जो आधारभूत संरचना है वो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन डेफिनेटली आपके डाइट में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और साथ ही साथ इसमें जो डिपोजिशन है या जिस चीज़ से ये हड्डी मजबूत होती है या जिससे आपको कड़कपन या एक मजबूती आता है, वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें हैं जो आपके शरीर में पर्याप्त होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोटीन होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार में आपको देखना होगा कि ये पर्याप्त मात्रा में हो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रायः हमारे खान पान में ज़्यादा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट को कम से कम रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगा कि विटामिन डी हमारे नेचर ने हमें खुद बनाने की क्षमता दिया हुआ है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम धूप का सेवन करें, और उसके लिए एटलीस्ट हमारा 40% शरीर का भाग जो है चमड़ी, वो धूप के साथ एक्सपोज होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मैं धूप चले हूँ, तो सफिशिएंट विटामिन डी हमें नहीं मिलेगा। साथ ही ओवर यूजेस ऑफ जो हम सन प्रोटेक्शन क्रीम बोलते हैं, तो चेहरे तक तो वो समझ में आता है, लेकिन पूरे शरीर पे लगा के और अगर आप जाते हैं फिर वो कारगर नहीं है। तो प्राकृतिक तौर पे विटामिन डी और जो बाकी सोर्सेज हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा ले सकते हैं, या फिर आप चिकन ले सकते हैं, या मछली ले सकते हैं। तो इन सब से आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। जैसे आपने कैल्शियम की बात कही, दूध हमारी हड्डियों के लिए मजबूत होता है, तो हमने हमेशा से सुना है कि ज़्यादा दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो एक मिथ है या एक्चुअल में ये फैक्ट है? मैं कहूँगा कि ये फैक्ट है, क्योंकि कैल्शियम एक का बहुत बड़ा और आसान मैं कहूँगा साधन है दूध या दूध से बने प्रोडक्ट।
तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे शरीर को दूध या दूध से बने प्रोडक्ट से मिलेंगे। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ उसको लेने से नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और सब चीज़ें संतुलित रखना ही बेहतरीन ये होगा। तो ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम या पूरे सारे कोर्स मील में सिर्फ और सिर्फ दूध लें, वो भी अनुचित होगा। तो दूध आप 2 कोर्स जिसे हम बोलते हैं, 2 ग्लास पूरा मिल्क 200 ml का अगर आप ले रहे हैं सुबह शाम, तो यूजुअली ये पर्याप्त होता है। जनरली लोग रनिंग के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं। एक्सेसिव रनिंग और ज़्यादा भागदौड़ हमारी हड्डियों पर क्या असर करता है? ये नुकसान होता है या हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है? देखिए, रनिंग अच्छा होता है, क्योंकि रनिंग से आपके सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं, हार्ट के लिए भी वो अच्छा होता है। क्योंकि एक जब लिमिट में आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेस में लाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, एग्ज़ाम में अगर थोड़ा स्ट्रेस लिया तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ओवर स्ट्रेस लिया तो फिर आप अंडर परफॉर्म करेंगे, नर्वसनेस की तरफ चले जाएंगे। तो उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं या रनिंग करते हैं, तो मांसपेशियाँ न सिर्फ आपकी मतलब हरकत में रहती हैं, बल्कि हड्डियों पे भी खिंचाव पैदा करती हैं। तो जिसे हम कहते हैं वुल्स लॉ। तो जितना खिंचाव आएगा उसमें हड्डियाँ और मजबूत होंगी, इसलिए रनिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है। बट हाँ, जिनको घुटने की समस्या है, किसी और जोर को, शायद उनको मॉडिफाई करना होगा, ब्रिस्क वॉकिंग या फिर साइकिलिंग के तौर पे उनको अल्टरनेटिव लेना होगा। तो जहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, वहाँ रनिंग डेफिनेटली करना चाहिए। रनिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है। सर, हमने बहुत कुछ अहम चीज़ें जानी है हड्डियों की सेहत के लिए, और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मौजूद है और हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक मेडिकल फैक्ट है या इसके पीछे कुछ विशेष कारण भी है? जी, ये मेडिकल फैक्ट है, क्योंकि जब भी ठंड का मौसम आता है तो हमारी जो खून का प्रवाह होता है उसमें बदलाव आता है। तो जब भी आपके पेरीफेरीज में, यानी पैरों में खून के बहाव कम होंगे, तो इसमें एक दर्द का महसूस होना एक आम और स्वाभाविक सा चीज़ है। और ख़ास करके जब हमारा अगर ओवरऑल देखें, इंडिया जिस तरीके से क्लाइमेट है, उसमें हम अधिकांश लोग गर्म वातावरण के आदी हैं, इसलिए जाड़े में ये थोड़ा ठंड में जोरों में दर्द आना स्वाभाविक है, और ये एक फैक्ट। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है या फिर इसे निजात कैसे पाई जा सकती है? देखिए, जिनको पहले से दर्द रहता है, यानी जैसे जिनको गठिया है या जोरों में दर्द की तकलीफ़ है, उनको मैं कहूँगा कि वो गर्म कपड़े का सेवन करें। साथ ही हल्की मालिश और कुछ उस तरीके के पदार्थ जैसे ऑइंटमेंट्स हैं या हॉट वाटर बैग है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कारगर होता है। लेकिन ठंड से बचाव के लिए बेस्ट रहेगा कि उस पार्टिकुलर एरिया को, उन जोड़ को जहाँ पे आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है, उसको गर्म रखा जाए, और उसके लिए किसी तरह का भी कपड़े का इस्तेमाल कारगर होगा। जब हम ऑर्थोपेडिक के बारे में बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस की बात, ये टर्म बहुत ज़्यादा आता है। इस दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो मैं इसे 2 तरीके से देखता हूँ। लोगों में अवेयरनेस है और ये अच्छी बात है, लेकिन हमें दोनों जो टर्म्स हैं इनको अलग अलग समझना है, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इसको हम अगर संधि विच्छेद करें तो ऑस्टियो और पोरोसिस, ऑस्टियो यानी हड्डी और पोरोसिस यानी खोखला। तो जब हड्डी आपकी खोखली हो जाए या इतनी पतली या उसका घनत्व इतना कम हो जाए कि वो छोटे से छोटा आघात से भी वो टूट जाए, तो उसको हम उस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ते उम्र के साथ आपकी हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में ये फ़र्क है कि ऑस्टियोपीनिया मतलब घनत्व तो इतना अभी कम नहीं हुआ है कि वो हड्डी टूट जाए, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि वो हड्डी टूटने के कगार पे चला गया हो। तो 40 के बाद आपका जो बोन बैंक है या स्टॉक है वो कम होता जाता है। तो ये समझते हुए आपको 40 के बाद और भी आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने हैं, और बोन स्टॉक आपने जितना पहले से जमा किया है वो एक बैंक अकाउंट की तरह है, फिक्स डिपॉजिट की तरह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से बच्चों को भी एक्सरसाइजेस बहुत करना है, अपनी हड्डियों को जितना हो सके पीक जो हमारा है 40 वहाँ तक मैक्सिमम हम लेकर आएँ, और इसके लिए पहले से ही एक्टिव रहना ज़रूरी है। बाद में अब आते हैं दूसरा जो टर्म है हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है। तो आर्थराइटिस यानी गठिया या जोड़ों में हमारा सूजन या दर्द जिसको हम समझते हैं उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस यानी सूजन जोड़ का, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का खोखला होना या पतला होना, इसका घनत्व कम होना, जिससे वो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर लोगों में एक शिकायत होती है कि उनके हड्डियों से आवाज़ आते हैं, या फिर आप उसे क्रैकिंग साउंड भी कह सकते हैं। तो ये किसी बीमारी का संकेत होता है? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोई भी 2
सतह अगर उखड़ा हो जाए तो उससे आवाज़ आना स्वाभाविक है, उसे हम क्रेपिटस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और ये हर बार जो आवाज़ आती हो वो आर्थराइटिस का सिम्टम हो या साइन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर दर्द के साथ आवाज़ आ रही हो तो उसका महत्व है, अदरवाइज सिर्फ आवाज़ आने से कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मल स्थिति में भी किसी जोर से आवाज़ आ सकती है। अगर ओल्ड एज पर्सन को कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी होती है तो वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद, कितना सफल रहता है वो सर्जरी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि इतना कुछ आसानी से उपलब्ध है जानकारी, उसके बावजूद लोगों में बहुत सी चीज़ों को लेके भ्रामकता है। पहला मैं कहूँगा कि उनको समझना है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हैं, जो खास करके नी में ज़्यादा कॉमन होते हैं, उसके बाद हिप या हमारा कुल्हा का जोड़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, सेकंड कॉमनेस्ट। तो ये सबसे सफलतम सर्जरीज़ में से है। तो इस सदी के हम कह लें सबसे जो कारगर और सफलतम जो ऑपरेशन है उसमें से एक है। इसलिए अगर सही चुनाव, सही वक्त और सही तरीके से किया गया ऑपरेशन, ये एक मैं कहूँगा वरदान साबित होता है। आपके लाइफस्टाइल और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कई गुना तक वो बढ़ा सकता है, आपको इंडिपेंडेंट रख सकता है। आपकी कई जो सीमाएं आप खुद पे लागू कर लेते हैं कि अब एक एज के बाद हमें एक्टिव नहीं रहना चाहिए या घर पे बैठना है या ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, उससे आप बच सकते हैं अगर आपको ऐसा सलाह दिया गया है और आपकी जोड़ इस स्थिति में चली गई है जहाँ रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। तो आपको बेझिझक होकर सही डॉक्टर से सही सलाह लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसको लेके कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल सर्जरी को देखें और रोबोटिक सर्जरी को देखें तो कितना अंतर है दोनों में और फ़ायदेमंद ज़्यादा क्या है? देखिए, रोबोटिक्स को हमें दो तरीके से समझना है। जैसे किसी भी चीज़ में एडवांसमेंट है, रोबोटिक्स भी एक एडवांसमेंट है जो हमारा नेविगेशन का मैं कहूँगा कि पराकाष्ठा है। तो नेविगेशन जब हम जैसे पहले चाहते थे तो अब हम GPRS लगाते हैं, नेविगेट करते हैं। कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप खोलते हैं। तो उसी तरीके से ये रोबोटिक्स एक ऐसा है जहाँ हमारा बहुत सा चीज़ नेविगेट कर रहा है मशीन, और उसको हम बहुत हद तक ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी मशीन को हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो जहाँ हमारी जो इंसान की एक तरीके से कहें लिमिटेशन है, रोबोट उसको क्रॉस ओवर करता है, उसको टेक ओवर कर लेता है। इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश कम है। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष ये है कि ये अभी एक इवॉल्विंग साइंस है, तो इसका भी कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जहाँ हमारा अधिकांश लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते नॉर्मल ऑपरेशंस, उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली चैलेंजिंग है। तो जब तक कॉस्ट कम नहीं हो जाता, और ख़ास करके वैसे केसेस जो ज़्यादा जटिल हैं और जहाँ पे रोबोटिक्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तब तक मैं समझूंगा कि रोबोटिक्स अभी हर केस में रोबोटिक्स की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम ये कह रहे हैं, हम डॉक्टर्स अगर ये कह रहे हैं कि रोबोटिक्स बेटर है हर चीज़ में, तो शायद ये अतिशोक्ति होगी, ये गलत होगा। अक्सर सर्जरी की हुई सर्जरी की बात, अगर हम सर्जरी के बाद की बात करें तो रिकवरी प्रोसेस कैसा होना चाहिए? फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है सर्जरी के टाइम? देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी सर्जरी के साथ साथ हमारा फिजियो या जो रिहैब है उसको लेकर हमारी टीम या जो हमारा मरीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि खास करके हड्डी में या जोड़ों के सर्जरीज़ में रिहैब का बहुत इम्पोर्टेंस है। और कई बार देखते हैं कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते या नज़रअंदाज करते हैं, उसकी वजह से जोड़ों में स्टिफनेस आ जाता है। या कई बार जो हम बोलते हैं ये ना करें, जैसे समय से पहले वज़न ना दें, तो वज़न देते हैं तो कई बार कई और जटिलताएं आ जाती हैं। तो एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है, उसमें सुपरवाइज होना चाहिए, और उसमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट की सहभागिता, पेशेंट के घर वालों की सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इलाज जो है बीमारी का, वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति या डॉक्टर विशेष या एक हॉस्पिटल की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपी का डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम बच्चों की बात करें तो ये शिकायतें लोगों को मिलती हैं कि बच्चों में ग्रोइंग पेन भी होते हैं। ये वर्ड ग्रोइंग पेन क्या होता है और ये क्यों होता है? जिसे हम बोलते हैं बोन क्रेविंग, जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ कॉमन है। और ख़ास करके अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जो सब क्लिनिकल लेवल पे भी हो सकता है। यानी अगर हम जांच कराएं तो कैल्शियम और विटामिन डी हमारा बॉर्डर लाइन या नॉर्मल लेवल पे आएगा, तो ये कॉमन समस्या है। बट अधिकांश केस में अच्छे खान पान से या ज़रूरत हो तो डॉक्टर के परामर्श से अगर आप दवा लेते हैं तो ये चीज़ आसानी से सुलझ जाती है।
अगर हम ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और स्मॉल इम्प्लांट्स इसे कितना ज़्यादा बेहतर बनाता है? डेफिनेटली देखिए, ये इवॉल्विंग, मैंने जैसा कहा रोबोटिक्स और एआई एक इवॉल्विंग स्टेज में है। और ख़ास करके हमारा जो भारत है वो बहुत विविध क्षेत्र है, अलग अलग लिमिटेशंस हैं, चाहे वो फाइनेंशियल साइड से हो या फिर वो टेरेन जिस तरह का है, हमारा दूर दराज लोग रहते हैं। तो एआई का हमारा इस्तेमाल चीज़ों को बेहतर बनाएगा। बहुत चीज़ें हैं जो मदद कर सकता है टाइमली इंटरवेंशन में, सही डॉक्टर्स का चुनाव, सही स्पेशलिस्ट का चुनाव, सही टाइम पर रेफरल। तो दोनों साइड से ये एक मैं कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम एआई का कितना समुचित और उचित प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन एआई डेफिनेटली आने वाले समय में मेडिकल फील्ड का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है। और मुझे ये कहते हुए कतई कोई संशय नहीं है कि हो सकता है कि बहुत चीज़ों को ये बिल्कुल 360 बदल दे। जैसे हमारा रेडियोलॉजिस्ट की शायद ज़रूरत बहुत कम रह जाए जब हम एमआरआई अल्ट्रासाउंड को इंटीग्रेट कर दें एआई के साथ, तो उनका जॉब तो नहीं जाएगा मैं कहूँगा, लेकिन मे बी हम बेहतर और फास्टर डिलीवर कर पाएँ डायग्नोसिस के टर्म्स में, बीमारियों को समझने, जानने और इंटरवेंशन के टर्म्स में। अगर हम फ्यूचरिस्टिक स्कोप को देखें तो भविष्य में ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में क्या कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं? देखिए, चुनौतियाँ कुछ हैं जो लगातार बनी हुई हैं और आने वाले समय में दो तरीके से मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा। एक तो ये है कि जैसे हमारी बढ़ते हुए उम्र की वजह से जो हमारा ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया का आने वाले समय में जो हमारा डेमोग्राफिक चेंज होगा उसमें हमारा पॉपुलेशन मेजॉरिटी जो होगा वो ओल्ड एज होगा। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई हैं हड्डियों की सेहत को लेके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ताकि आपने हमसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई, कैसे हम अपनी हड्डियों को सेहत रख सकते हैं, क्या कुछ खान पान होना चाहिए। और आगे भी हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।